बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरी वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आज हम आपके लिए कहानी लेकर आए हैं शहजादा, मुसन्नफ करशन चंदर। सुधा खूबसूरत थी ना बदसूरत, बस मामूली सी लड़की थी। सांवली रंगत, साफ सुथरे हाथ पाँव, मजाज की ठंडी मगर घरेलू, खाने पकाने में होशियार, सीने परोने में ताक, पढ़ने लिखने की शौकीन, मगर ना खूबसूरत थी ना अमीर, ना चंचल ना दिल को लुभाने वाली। कोई बात इसमें ना थी, बस वो तो एक बेहद शर्मीली और खामोश तबीयत वाली लड़की थी। बचपन ही से अकेली खेला करती, मिट्टी की गुड़िया बनाती और इनसे बातें करती। इन्हें तिनकों की रसोई में बैठा देती और खुद अपने हाथों से खेला करती। जब कोई दूसरी लड़की इसके करीब आती तो गुड़ियों से बातें करते करते चुप हो जाती। जब कोई शरीर बच्चा इसका घरौंदा बिगाड़ देता तो खामोशी से रोने लगती, रोकर खुद ही चुप हो जाती और थोड़ी देर के बाद दूसरा घरौंदा बनाने लगती। कॉलेज में भी इसकी सहेलियां और दोस्त बहुत कम थे। वो शर्मीली तबीयत अभी तक इसके साथ चल रही थी, जैसे इसके माँ बाप की गरीबी ने बढ़ावा दे दिया हो। इसका बाप जीवन राम नाथुमल वाच मर्चेंटला के यहाँ चांदनी चौक की दुकान पर 30 साल से सेल्समैन चला रहा था। इसकी हैसियत ऐसी ना थी कि वो अपनी बेटी को कॉलेज की तालीम दे सके। इस पर भी जो इसने अपनी बेटी को कॉलेज में भेजा था, महज इस ख्याल से कि शायद इस तरीके से इसकी लड़की को कोई अच्छा खामन मिल जाए। कभी कभी इसके दिल में यह ख्याल भी आता, मुमकिन है कॉलेज में कोई अच्छा लड़का ही इस पर आशिक हो जाए। मगर जब वो सुधा की सूरत देखता, झुकी हुई गर्दन, सुकड़ा हुआ सीना, खामोश निगाहें और इसकी कम गोई का अंदाज़ा करता तो एक आह भरकर चुप हो जाता और अपना हुक्का गुड़गुड़ाने लगता। सुधा के लिए तो कोई वर घेर कर ही लाना होगा, मगर मुसीबत यह है कि इस तरह के वर बड़ा जहेज मांगते हैं और इसकी हैसियत ऐसी ना थी कि वो बड़ा तो क्या छोटा भी जहेज दे सके। जहन के बहाव में बहते बहते इसने ये भी सोचा कि आजकल मोहब्बत की शादियां बड़ी सस्ती रहती हैं। अब मालिक राम की बेटी गोपी ही को देख लो। बाप हेल्थ मिनिस्ट्री में 3रे दर्जे का क्लर्क है, मगर बेटी ने एक लखपति ठेकेदार से शादी कर ली है जो इसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। बाप क्वार्टरों में रहता है, मगर लड़की एयर कंडीशनड मोटर कार में बैठकर अपने मेके वालों से मिलने आती है। हाँ, मगर गोपी तो बहुत खूबसूरत है और हमारी सुधा तो बस ऐसी है जैसे इसकी माँ। इसके लिए तो किसी बार को घेरना ही पड़ेगा, जिस तरह सुधा की माँ और इसके रिश्ते वालों ने मुझे घेरा था। 2-3 जगह सुधा की माँ ने बात चलाई थी, मगर वो बात आगे ना बढ़ सकी। मगर एक बात तो इसने बंद इतना मजबूत बांधा कि लड़का घर चलकर आ गया। सुधा को देखने आया, मगर सुधा इसे पसंद ना आई। लड़का खुद भी कौन सा अच्छा था, मुँह चेचक मारा, ठिगना सा इस पर हिकलाता था, जामन का सा रंग, मगर गोरी लड़की चाहता था और जहेज में एक स्कूटर मांगता था। यहाँ सुधा का बाप एक साइकिल ना दे सकता था, इसलिए मामला आगे चलता भी तो कैसे। मगर ये सुधा के बाप को मालूम न था कि इस बदसूरत ठिकने के इनकार पर खुद सुधा कितनी खुश हुई थी और इसके भी 2 वर्षों में जो 2 लड़के से देखने आए वो इनकार करके चले गए। इन सब की सुधा किस कदर दिल में शुक्रगुजार थी। वो ऊपर से जितनी ठंडी थी, अंदर से इतनी ही लावा थी। ये कोई नहीं जानता था कि सुधा के तख़ील की उड़ान कितनी ऊंची और वसी है। अपनी तंगो तारीख सी दुनिया से बाहर निकलकर इसकी कल्पना कैसे कैसे समंदर जगहों पर से ले जाती थी। इस बात को ना तो इसका बाप जीवन राम जानता था, ना इसकी माँ मुक्की जानती थी कि सुधा कितनी अजीब लड़की है। वो बाहर से मामूली रंग रूप की लड़की थी, मगर इसने अपने दिल के अंदर एक चमकती हुई जिंदगी छुपा रखी थी, जिस तरह लाल गुदड़ी में छुपा रहता है। और यह तो हमारी रवायत है कि क्योंकि अपने मैले कुचैले बनैये को देखकर कभी ये एहसास नहीं होता कि इस आदमी के पास इतना सोना होगा। इसलिए तो वो शर्मीली थी। वो अपना भेद किसी को क्यों बताए, शायद लोग इस पर हंसेंगे। और जो कुछ वो सोचती थी वो सब कुछ कितना अजीब होता था। ये कॉलेज की सुंदर सजीली लड़कियां अगर इसके हुस्न की
मोहनी देख लें तो धक से रह जाए। और ये लंबी लंबी कारों वाले जोता की तरह उठलाते हुए नौजवान अगर इसके दिल की रॉकेट जहाज देख लें तो क्या हैरत में ना खो जाएं। ये मेरी तरफ देखते भी नहीं, और ठीक भी है। घर की धुली हुई शलवार और सलवटों वाली स्याह कमीज पहनने वाली लड़की को वो भला क्यों देखेंगे? तो मैं भी इन्हें क्यों बताऊं कि मैं क्या हूँ? तो उन्हें कैसी लड़की जनी है। जीवन राम कभी कभी मुकी को सताने लगता। हर वक्त चुप रहती है, हर वक्त निगाह नीचे रखती है, हर वक्त काम में जुटी रहती है। इसके मुंह पर कभी हंसी नहीं देखी। अब कपूर साहब की लड़कियों को देखो, हर वक्त फूलों की तरह महकती रहती हैं, हर वक्त घर को गुलजार बनाए रखती हैं। और एक सुधा जीवन राम अखबार पटक कर चुप हो जाता। मुग्गी 12 आने सेर वाला भात और चने की पतली दाल इसके सामने रखते हुए कहती, इन बच्चियों की बात मत करो। इन बच्चियों का बाप सुप्रिटेंडेंट है, 400 रुपये घर लाता है। मेरी बच्ची के पास सिर्फ 2 कमीज हैं, और कपूर साहब की लड़कियां दिन में 2 सूट बदल लेती हैं। कभी ये भी सोचा है? जीवन राम दांत पीस कर चुप हो जाता। इसके दिल में बहुत से सवाल उभरते। ये चावल इतने मोटे क्यों हैं? ये दाल इतनी पतली क्यों है? इसकी बीवी हर वक्त नची घोस्ती सी क्यों नजर आती है? इसकी बच्ची हर वक्त चुप क्यों रहती है? लोग जहेज में स्कूटर मांगते हैं। बहुत से सवाल पतली दाल के चनों की तरह इसके दिमाग में फुदकने लगते। मगर जब इन सवालों का कोई जवाब न मिलता तो इन्हें पतली दाल की तरह ही पी जाना चाहिए। FA पास करके जीवन राम ने सुधा को कॉलेज से उठा लिया। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसने अपने साथी तोता राम से कहा, जो सेवा मिल बबल क्लाथ में मर्चेंटला के यहाँ नौकर था। वो बड़ी आसानी से यह कह सकता था कि कॉलेज में पढ़ाने की मेरी हैसियत नहीं, मगर हैसियत का लफ्ज़ कितना साफ और खुला हुआ है, जैसे किसी ने सर पर 7 जूते मार दिए हों। और अफोर्ड में कितनी गुंजाइश है। वैसे अपनी ज़ुबान में कभी कभी बददेसी और अजनबी अल्फाज भी इस्तेमाल कर लेने से कितनी पर्दापोशी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे घर में कोई अजनबी आ जाए तो घर के लड़ाई झगड़े पर इसी वक्त पर्दा पड़ जाता है। तुम्हारी बेला तो अभी कॉलेज में पढ़ती है ना? इसने तोता राम से पूछा। हाँ, तोता राम मन की खुशी से चहकते हुए बोला, अगली सर्दियों में इसकी शादी होने वाली है। लड़का ढूंढ लिया है? जीवन राम ने मरी हुई आवाज़ में पूछा। हाँ, तोता राम कोयल की तरह कूदते हुए बोला। इसने खुद ही अपना बर पसंद कर लिया। कॉलेज में लड़का बड़ा अमीर है। जब तोता राम चला गया तो जीवन राम ने बुरा सा मुंह बनाया और तोता राम की पतली आवाज़ की नकल करते हुए बोला, इसने खुद ही अपना बर पसंद कर लिया। फिर वो जोर से फर्श पर थूकते हुए बोला, हरामजादा। 2 साल गुजर गए। सुधा अब आसिफ अली रोड के एक फर्म में टाइपिस्ट थी। वो पहले से ज़्यादा खामोश, बावकार और मेहनती हो गई थी। घर की हालत भी अच्छी हो गई थी क्योंकि सुधा घर में 100 रुपये लाती थी। दफ्तर के काम से फारिग होकर वो अस्टीनों का काम सीखने जाती थी। BA करने का इरादा भी रखती थी। घर की हालत ज़रा बेहतर होने पर जीवन राम मुखी ने सुधा के वर्क के लिए ज़्यादा एतमाद से कोशिश कर दी थी। वो सुधा की तनख्वाह में बहुत कम खर्च करते थे और स्कूटर के लिए पैसे जमा कर रहे थे। बहुत दिनों के बाद जीवन राम एक लड़के के वालिदैन को स्कूटर का लालच देकर घेरने में कामयाब हुआ। मंगनी की रकम, ब्याह का जहेज की नकदी, जहेज का सोना, सारी की ज़रूरी बातें तय हो गई थी। तो मोती, जो लड़के का नाम था, वो वाकई शक्ल सूरत में मोती ही की तरह उजला और खूबसूरत था। अपने होने वाली बीवी को देखने आया। मोती ने गहरे ब्राउन रंग का सूट पहना हुआ था। इसकी सुनहरी रंगत पर उसके स्याह घुंघराले बाल बेहद खूबसूरत मालूम होते थे। इसकी कमीज के कफ के बाहर इसके हाथ बड़ा मजबूत और खूबसूरत लगते थे। और जब वो सजी सजाई सुधा की तरफ देखकर मुस्कुराया तो अंदर ही अंदर इस मासूम लड़की का दिल पिघल गया और चाय की प्याली इसके हाथों में बजने लगी और बड़ी मुश्किल से वो चाय की प्याली मोती को पेश कर सकी। मोती चाय पीकर और शुक्रिया अदा करके बड़ी साजमंदी से रुखसत हो गया अपनी बहनों के साथ। दूसरे दिन इसकी बहनों ने कहला भेजा, लड़की पसंद नहीं। इस रात सुधा ना सो सकी। रात भर इसकी आंखों में मोती का खूबसूरत चेहरा और इसका बावकार जिस्म डोलता रहा।
اور رات بھر موتی کے ہاتھوں کا خفیف سا لمس اس کی روح کو گدگداتا رہا۔ لڑکی پسند نہیں ہے، اونا مگی غصے سے جھاگ کو کڑھائی میں بھونتے ہوئے بولی، اور خود تو بڑا یوسف ہے، اپنی رنگت پر بڑا اتراتا ہے، مگر اپنی پکوڑا جیسی ناک نہیں دیکھتا اور اپنے حبشیوں جیسے گھنگریلے بال نہیں دیکھتا، اپنی بہنوں کو نہیں دیکھتا۔ ایک تو بہنگی تھی، صفا بہنگی، دوسری پوڈا سرخی کی ماری، صورت کی چوہیاں لگتی تھی، تیسری کے بال دیکھے تھے تم نے، جیسے بنئی کی بوئی کے پھوسڑے۔ انہاں لڑکی پسند نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اتنے زور سے کڑھائی میں کرچی چلائی جیسے وہ ساگ کے بجائے اس لڑکی کو بھون رہی ہو۔ سدھا نے محسوس کیا کہ اس کے گھر والوں کو بلکہ گھر کے باہر محلے والوں اور شاید دفتر والوں کا بھی یہ خیال تھا کہ سدھا کچھ محسوس نہیں کر سکتی، بلکہ دفتر کے کام کے لیے نہایت نامناسب لڑکی ہے، نہ کسی سے عشق کرے نہ کسی کو عشق کی ترغیب دے۔ دن بہ دن اس کی آنکھیں میلی، ہونٹ سکڑے ہوئے اور چہرہ دھواں دھواں ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی صورت ایسی ٹھنڈی اور ٹھس نکل آئی تھی کہ اسے دیکھ کر کسی برف کھانے کا امکان ہونے لگا تھا۔ کلرک آپس میں چمگوئیاں کرتے ہوئے کہتے، جو آدمی سدھا سے شادی کرے گا اسے پہاڑ پر جانے کی ضرورت نہ ہوگی، اس لیے کہ موتی کے انکار کرنے پر سدھا کے دل پر کیا بیتی ہے تو یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ پہلی بار اس نے زندگی میں کسی کو دل دیا تھا اور یہ کسی کو معلوم نہ تھا اور ہوتا بھی کیسے۔ وہ کہتی بھی تو کیا کسی سے کہ جسے میں نے چاہا وہ مجھے دیکھنے آیا تھا اور ناپسند کر کے چلا گیا۔ لوگ تو عشق میں روتے ہیں، وہ بیچاری کچھ کہہ بھی نہ سکتی تھی۔ اس دن اس نے دفتر میں اوور ٹائم کیا اور جب اندھیرا خاصا بڑھ گیا تو وہ دفتر سے باہر نکلی اور بھورے رنگ کا پر چلاتی ہوئی سامنے آصف علی پارک میں چلی گئی اور ایک بینچ پر تنہا بیٹھ گئی۔ یہ پارک دلی کے گیٹ کے سامنے ایک چھوٹا سا خاموش گوشہ تھا۔ چند پیڑ تھے، چند بینچیں تھیں، چند کتے تھے گھاس کے، ان کے چاروں طرف ٹریفک کا شور تھا، مگر آج یہاں نسبتاً خاموشی تھی۔ سدھا ہر روز یہاں آتی تھی اور آدھا پونا گھنٹہ اکیلے بیٹھ کر تازہ دم ہوتی تھی، تھوڑے عرصے کے لیے اپنے خیالوں کی لہروں پر دور تک تیرتی ہوئی نکل جاتی۔ اسے تنہائی سے ڈر نہ لگتا تھا، تنہائی اس کا واحد سہارا تھی۔ اندھیرے سے اسے ڈر نہ لگتا تھا، بلکہ اندھیرا اس کا دوست تھا۔ گنڈوں سے اسے ڈر نہ لگتا تھا، جانے اس کی شخصیت میں کون سی ایسی بات تھی کہ گنڈے بھی اس سے دور ہی سے سونگ کر چلے جاتے تھے، کترا کر نکل جاتے تھے۔ آج اندھیرا تھا اور پیڑ کے نیچے گہری خاموشی تھی۔ پتھر کا بینچ بھی خوب ٹھنڈا تھا۔ چند منٹ تک سدھا خاموشی سے اس بینچ پر بیٹھی رہی، مگر جب اس کی تھکان نہ گئی تو وہ اٹھ کر پیڑ کے نیچے چلی گئی اور تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ یکایک کسی نے اس سے کہا، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو اکیلی؟ سدھا نے آنکھیں کھولی، سامنے موتی مسکرا رہا تھا، وہی خوبصورت براؤن سوٹ پہنے، وہی سفید دانتوں والی جگمگاتی ہوئی مسکراہٹ۔ اس کے ہاتھ اتنے ہی خوبصورت تھے۔ سدھا کے حلق میں کوئی چیز آگے رکنے لگی، وہ بول نہ سکی۔ موتی اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ اس کی پتلون اس کی ساڑی سے مس ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، تمہیں میرے انکار پر غصہ آ رہا ہے نا؟ سدھا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہت برا لگ رہا ہے نا؟ سدھا نے پھر ہاں کے انداز میں آہستہ سے سر ہلا دیا اور آنسو جھلک کر اس کے گالوں پر آ گئے اور وہ رونے لگی۔ موتی نے اپنے کوٹ کی جیب سے رومال نکالا اور اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بولا، مگر اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ہر انسان کو اپنی پسند ناپسند کا حق ہے، بتاؤ حق ہے کہ نہیں؟ مگر تم نے کیا دیکھا تھا میرا جو تم نے مجھے ناپسند کر دیا؟ کیا تم نے میرے ہاتھ کا پھلکا کھایا تھا، میرا مٹر پلاؤ چکھا تھا؟ کیا تم نے میرے دل کا درد دیکھا تھا؟ اور وہ بچہ جو تمہیں دیکھتے ہی میری کوکھ میں ہمک آ کر آ گیا تھا؟ تم نے میرے چہرے کا صرف سپاٹ پن دیکھا، میرے بچے کا حسن کیوں نہیں دیکھا؟ تم نے وہ بات کیوں نہیں دیکھی جو زندگی بھر تمہارے پاؤں دھوتے اور وہ بٹن جو میں تمہاری قمیض پر کاڑنے والی تھی؟ تم میرے جسم کی رنگت سے ڈر گئے، تم نے اس سویٹر کو
उस स्वेटर का उजला रंग न देखा जो मैं तुम्हारे लिए बुनना चाहती थी। मोती, तुमने मेरी हंसी नहीं सुनी, मेरे आंसू नहीं देखे, मेरी उंगलियों के लमस को अपने खूबसूरत बालों में महसूस नहीं किया, मेरे कंवारे जिस्म को अपने हाथ में लरसते हुए नहीं देखा, तो फिर तुमने किस तरह मुझे नापसंद कर दिया। अरे इतनी लंबी तकरीर वो कैसे कर गई, इतना सब कुछ वो कैसे कह गई। बस इसे इतना मालूम था कि वो रो रही थी और कहती जा रही थी और इसका सर मोती के कंधे पर था। मोती अपनी गलती पर नादिम इसके शानों को होले होले थपक रहा था। एक दिन वो बहुत देर तक घर पहुंची और जब इसकी माँ मुगी ने इससे पूछा तो इसने कमाल लापरवाही से कह दिया